दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप हलवा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी इकोनॉमिक्स की टॉप 50 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, जिसमें हमारी पहली क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और ये हमारी सेकंड क्लास है। हमने पहली क्लास में लगभग 63 क्वेश्चन कर दिए हैं। अब हमारे 64 से नए क्वेश्चन 50 चलने वाले हैं। आई होप आप सभी को पहली क्लास पसंद आई होगी। जिसने भी ये पहली क्लास नहीं देखी है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाके देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाह खेती की विशिष्ट विशेषता है? किसकी? निर्वाह खेती की। तो वो कह रहा है परिवार के उपभोग के लिए खेती, यह निर्वाह खेती का विशिष्ट विशेषता है। अगला कह रहा भारत ने तक नवीनीकरण ऊर्जा और अवसंरचना क्षेत्र में यूएस $360 बिलियन से अधिक का निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब तक के लिए? तो यह 2030 तक। कब? 2030 तक। अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतरपीढ़ीगत समानता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसके ऑप्शन कहाँ गए? हमें ऑप्शन नहीं दिख रहे। हाँ, ये है। तो ये कह रहा है कि भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का उचित उपयोग। कह रहा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना द्वारा भारत में हरित क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना, कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। अगला लाइसेंस राज शब्द भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? लाइसेंस राज है शब्द है जो वो भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है उद्योग। कौन सा? उद्योग। अवसंरचना को आर्थिक समृद्धि का पहिया यानी व्हील्स क्यों कहा जाता है? किसको? अवसंरचना को। तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह माल सेवाओं की डिलीवरी और पहुंच को सक्षम बनाता है। क्या करता है? यह माल और सेवाओं की डिलीवरी और पहुंच को सक्षम बनाता है। इसलिए हम अवसंरचना को आर्थिक समृद्धि का पहिया कहते हैं। निर्यात उन्मुखी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ स्थापित किए गए थे। SEZ में कार्य करने वाली फर्मों को दिया जाने वाला प्राथमिक प्रोत्साहन क्या है? तो वो है हमारा कर अवकाश और अवसंरचना सपोर्ट। कर अवकाश और अवसंरचना सपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP की एक प्रमुख विशेषता का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो वह हमारा सरकार और निजी संस्थाएं उत्तरदायित्व और जोखिमों को कुशलतापूर्वक साझा करती हैं। यह इसका आंसर है। वैश्वीकरण ने भारत में उपभोक्ता विकल्पों को प्रभावित किया है। कौन सी प्रवृत्ति भारतीय उपभोक्ताओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव को दर्शाती है? तो वह हमारी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों की व्यापक उपलब्धता। किसके लिए? कह रहा वैश्वीकरण ने भारत में उपभोक्ता विकल्पों को प्रभावित किया है। कौन सी प्रवृत्ति भारतीय उपभोक्ताओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव को दर्शाती है? तो वह है अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों की व्यापक उपलब्धता, यानी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं। 1991 के सुधारों के अंतर्गत निजीकरण में मुख्य रूप से शामिल था। क्या शामिल था? तो वह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी शेयर बेचना। यह 1991 के सुधारों के अंतर्गत निजीकरण के मुख्य रूप से शामिल था। निम्नलिखित में से कौन सा 1991 के बाद भारत में वैश्वीकरण का उदाहरण है? किसका वैश्वीकरण का उदाहरण है? तो वो है अमेज़न और एप्पल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश। विकासशील देशों को प्रायः वैश्वीकरण के मिश्रित परिणामों का अनुभव हुआ है। विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए वैश्वीकरण का संभावित दोष निम्नलिखित में से कौन सा है? हमसे दोष पूछा है, तो वह है असमान आय वितरण। असमान आय वितरण, यह है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि निर्यात पर 1991 के सुधारों के प्रभाव का सही वर्णन करता है? किसका?
कृषि निर्यात पर 1991 के सुधारों का। तो वह करता है, कह रहा है विनियमन के माध्यम से निर्यात संवर्धन को बढ़ावा दिया गया था। अगला, केंद्रीकृत आयोजना के ने दशकों तक भारत की औद्योगिक रणनीति को प्रभावित किया। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों को विशिष्ट संरक्षण और प्रोत्साहन दिया गया था? क्या दिया गया था? कह रहा केंद्रीकृत आयोजना ने दशकों तक भारत की औद्योगिक रणनीति को प्रभावित किया। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों को विशिष्ट संरक्षण और प्रोत्साहन दिया गया था? तो वह हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना। और उपनिवेशी आर्थिक नीतियों ने भारतीय समाज में आय और धन का विषम वितरण पैदा किया। निम्नलिखित में से कौन उपनिवेशी भारत में आय असमानता का प्रमुख संकेतक है? तो वो है असमान भूमि स्वामित्व पैटर्न, यह इसका संकेतक है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यानी SGRY की शुरुआत किसने की थी? तो वही की थी केंद्र सरकार ने। किसने? केंद्र सरकार ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मुख्य अवसंरचना क्षेत्रों 8 मुख्य उद्योगों के सूचकांक के अनुसार का घटक नहीं है? हमसे घटक ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो हमारा दूरसंचार। कौन सा? दूरसंचार। अगला देखते हैं, कह रहा हरित क्रांति की सफलता के लिए प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तन महत्वपूर्ण था। भारत में HYV बीजों की सफलता किस महत्वपूर्ण उत्पाद पर प्रासंगिक थी? तो वो है रासायनिक उर्वरक। कौन? रासायनिक उर्वरक। अगला, कह रहा स्वतंत्रता की पूर्व संध्या 1947 में भारत और किस आर्थिक प्रणाली का प्रभुत्व था? तो वह था औपनिवेशिक कृषि अर्थव्यवस्था का। किसका? औपनिवेशिक कृषि अर्थव्यवस्था का। अगला देखते हैं, कह रहा भारत में उदारीकरण में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? तो कब? कह रहा भारत में उदारीकरण से, तो वह हुआ था हमारा उद्योग और सेवाएं। उद्योग और सेवाएं। अगला, स्वतंत्रता के समय भारतीय जनसंख्या का कितना परसेंट भाग कृषि पर निर्भर था? तो हम सभी जानते हैं लगभग 70%, अप्रॉक्स 70%। अगला, क्या 1951 के बाद सुधार युग में मौद्रिक नीति क्रियान्वयन के लिए RBI द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस साधन का उपयोग किया जाता है? तो वो हमारी रेपो दर। कौन? रेपो दर। अगला, निम्नलिखित में से किसे 1991 के बाद से भारत के आर्थिक सुधारों का एक प्रमुख सामाजिक विकास परिणाम माना जाता है? तो वो माना जाता है हमारा जीवन प्रत्याशा में सुधार। कौन? जीवन प्रत्याशा में सुधार। अगला, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी NULM का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वह हमारा कौशल विकास और स्वरोजगार के माध्यम से शहरी निर्धनता को कम करना। अगला, उच्च समृद्धि को बनाए रखने और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए आधिकारिक संरचना का विकास आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सामान्यतः भारत में मुख्य कोर आधिकारिक संरचना सेक्टर में शामिल नहीं है? नहीं वाला हमसे पूछा है, तो वो कौन सा नहीं है? पर्यटन। शामिल कौन कौन से हैं? लोहा और इस्पात, सीमेंट और विद्युत। हमारा पर्यटन शामिल नहीं है। अगला, 7वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास पर विशेष रूप से कहाँ बल दिया गया? कहाँ बल दिया गया था? तो वो है ग्रामीण पूंजी निर्माण क्षेत्र में। अगला, 1947 से 91 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में असमान क्षेत्रीय विकास देखा गया। हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र को हुआ था? तो हमें सबको पता है कि उत्तरी भारत को सबसे ज्यादा लाभ हुआ था। अगला, ई नाम भारत में कृषि बाजारों को एकीकृत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सुधार है। ई नाम कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो वह है कृषि उपज का ऑनलाइन व्यापार। कृषि उपज का ऑनलाइन व्यापार यह ई नाम का प्राथमिक कार्य है। अगला,
कह रहा भारत में मानव विकास के लिए एक मुख्य चुनौती निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है लागत क्षेत्रीय असमानताएं। लागत क्षेत्रीय असमानताएं। अगला, संरचनात्मक बेरोजगारी का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है? किसका संरचनात्मक बेरोजगारी का उदाहरण हमसे पूछा है? तो वह है हमारा एक कर्मचारी जो नए और विस्तारित उद्योग में कौशल की कमी के कारण नौकरी पाने में असमर्थ है, उसे कहते हैं हम संरचनात्मक बेरोजगारी। किसे कहते हैं? एक कर्मचारी जो नए और विस्तारित उद्योग में कौशल की कमी के कारण नौकरी पाने में असमर्थ है। अगला, भारत में किस प्रकार की खेती में छोटी जोत, साधारण औजार और मुख्य रूप से किसानों और उनके परिवारों द्वारा उपयोग किया जाने वाला उत्पाद शामिल है? तो वह है निर्वाह खेती में। किसमें? निर्वाह खेती में। अगला, भारत का राजमार्ग नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। कौन सी योजना राजमार्ग के विकास, विशेषकर आर्थिक गलियारों यानी कॉरिडोर्स पर केंद्रित है? कौन सी है? तो वह है हमारी कौन सी? ये है हमारी भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना। अगला, कह रहा भारत से विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य है। कब से है? तो 1995। भारत से विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य है 1995 से। अगला, भारत में पर्यटन किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि में योगदान देता है? कौन सा पर्यटन? तो तृतीय में। हम सभी जानते हैं तृतीय में क्या आता है? तृतीय क्षेत्र में सेवा। क्या? सेवा। अगला, आर्थिक विकास का एक प्रमुख संकेतक क्या है जिसने 1991 के बाद भारत में सतत सुधार दर्शाया है? क्या दर्शाया? सतत सुधार। तो वह हमारा विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार। अगला, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? किसका? सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो वह है सार्वजनिक शिक्षा, पब्लिक एजुकेशन। अगला देखते हैं, किस पहल का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है? तो वह है मेक इन इंडिया। किसका पहल का? किस पहल का उद्देश्य विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना? तो वह है मेक इन इंडिया। निम्नलिखित में से क्या तृतीय गतिविधि का एक उदाहरण है? तो वह है अध्यापन। कौन सा? अध्यापन। तृतीय क्षेत्र में सेवा भी आती है और भी पर्यटन भी आता है और भी कुल सारी चीजें जो आती हैं। अगला, HDI में सभ्य जीवन स्तर को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो वो है PPP US डॉलर में प्रति व्यक्ति GDP। यह गणना की जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अवसंरचना कार्यक्रम भारत में शहरी विकास से संबंधित है? तो वह हमारा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। अगला, हरित क्रांति के प्रथम चरण लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक HYV बीजों का उपयोग कहाँ किया जाता था? जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। हमें राज्य बताने हैं कौन कौन से हैं? तो वो है हमारे पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो वह है तापीय ऊर्जा। कौन सी? तापीय ऊर्जा। अगला, 1947 से 91 के दौरान रोजगार पैटर्न में सीमित विविधता देखी गई है। इस अवधि के दौरान किस क्षेत्र ने भारत के कार्यबल के सबसे बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान किया? तो वह है कृषि। किसने? कृषि। क्या कह रहा? 1947 से 91 के दौरान रोजगार पैटर्न में सीमित विविधता देखी गई है। इस अवधि के दौरान किस क्षेत्र में
किस क्षेत्र ने भारत के कार्यबल के सबसे बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान किया है? तो वो है कृषि। कौन? कृषि। 1991 के संकट के दौरान भारत की उदारीकरण नीति का समर्थन करने में किस संस्था ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो वह है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। अगला, क्या उदारीकरण ने आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण को कम कर दिया? 1991 में उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या खत्म करना था? तो वह औद्योगिक लाइसेंसिंग और कोटा पद्धति को खत्म करना था। औद्योगिक लाइसेंस और कोटा पद्धति को खत्म करना था। अगला, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय 56 से 61 के अंतर्गत किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो हम सभी जानते हैं भारी और बुनियादी उद्योग को। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि, क्या? कृषि। द्वितीय में भारी और बुनियादी उपयोग। अगला, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के स्वामित्व शामिल होते हैं। भारत की मिश्रित अवस्था मॉडल की एक विशिष्ट विशेषता क्या थी? तो वह थी मुख्य उद्देश्यों में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व। अगला, क्या निम्नलिखित में से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री 1991 के LPG सुधारों को शुरुआत से निकटता से जुड़े हुए हैं? तो वह है PV नरसिम्हा राव। अगला, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य कमी थी? किसकी? स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की कमी। तो वह थी उच्च बेरोजगारी थी और निर्धनता भी थी, यानी गरीबी। अगला, केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की अनुशंसा का कौन सा निकाय करता था? तो वह है हमारा वित्त आयोग, जो अनुच्छेद 280 में कहा गया है। अगला, कह रहे अवसंरचना विकास में सरकारों द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का मुख्य कारण क्या है? तो वो है निजी क्षेत्र की विशेषता के माध्यम से दक्षता और नवाचार में सुधार करना, इसकी कमी थी। अगला, कह 1990 के दशक के बाद वैश्वीकरण और आउटसोर्सिंग के कारण भारत में किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई थी? तो वह है हमारी IT और सेवाओं के क्षेत्र में। अगला, इसी के साथ आज के हमारे 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं हम कल एक अपनी नई क्लास के साथ। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें। साथ ही साथ हमारी YouTube चैनल प्रेफ अल्फा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।